साथियों, जय संविधान जय भारत। वंचित सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हमारे बीच पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा से प्रत्याशी एडवोकेट डॉक्टर प्रमोद कुमार जी हैं। हम अपने चैनल में उनका स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद प्रकाश जी। तो सर, 2024 का जो चुनाव है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले वंचित स्वर जो यूट्यूब चैनल है उसका धन्यवाद यहाँ पर करता हूँ कि आपने मुझे एक अपनी बात रखने को के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया, मुझे बुलाया। देखिए, 2024 का क्या, इस देश के जो ये 75 साल से अधिक समय हो गया है, संविधान को लागू हुए भी लगभग 75 साल होने जा रहे हैं। तो होने को हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। कोई भी चुनाव ऐसा नहीं है जो महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि इस चुनाव में ही जो पहले से आप देखते हैं कि जो शासन सत्ता चलाने का या देश को चलाने का जो माध्यम होता था कि एक राजा चलाता था। राजा का पीढ़ी दर पीढ़ी राज चलता रहता था। राजा का जो बेटा होता था वो राजा बनता था। कई बार राजाओं की संतानें नहीं होती थी तो वो किसी को गोद ले लेते थे। इस तरीके से राजकाज चलता था। या उसके बाद कई जगह बार आपने देखा होगा, जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो एक राजा को मार कर, उसकी हत्या कर जो गद्दी पर बैठ जाता था वो राजकाज संभालता था, या जो कोई आक्रमण करके उसको जीत लेता था। ऐसे किसी भी समाज का या किसी भी देश का शासन चलता था, और यही इस देश में भी हजारों साल का यही इतिहास रहा। लेकिन सन 1950, 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, जो वर्तमान संविधान लागू हुआ है, इस संविधान के लागू होने के बाद भारत को लोकतंत्र मिला है। और भारत को जो संघीय हमारा ढांचा है, इसमें राज्य हैं, केंद्र है। हर 5 साल में केंद्र की सरकार चुनी जाती है, हर 5 साल में राज्यों की भी सरकारें चुनी जाती हैं। तो कई अलग अलग विषय हैं, कुछ अधिकार राज्य के पास हैं, कुछ केंद्र के पास हैं। तो केंद्र अपने तरीके से पूरे देश के हित में नीतियां बनाती है, और राज्य की जो सरकारें बनती हैं वो स्टेट के संदर्भ में अपनी नीतियों का या वहाँ की जनता का कैसे डेवलपमेंट होगा ये तय करती हैं। उसी तरीके से हर 5 साल में जो ये चुनाव, अभी ये लोकसभा चुनाव है, ये पूरे देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव है कि 2024 में जो चुनाव होगा, इसके बाद जो सरकार बनेगी वो कैसे इस देश का संचालन करेगी। तो इसमें विभिन्न पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। आप देख सकते हैं, आज तक के 75 साल हो गए हैं। अब एक लंबे समय तक यहाँ कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, और उसके बाद काफ़ी एक समय भारतीय जनता पार्टी, और उसको जो अलग अलग नामों से, कभी किसी नाम से जानी गई, कभी किसी नाम से जानी गई, उसका राज चला। लेकिन 75 सालों में आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है, क्या कांग्रेस ने किया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और आज देश के किस तरीके से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि जो भारत के संविधान ने इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का जो एक दर्शन दिया था। दूसरा, जो हजारों साल यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था चली आई थी जो वर्णवादी व्यवस्था थी, जिसमें एक वर्ग को विशेषाधिकार था। किसी को पढ़ने का अधिकार है, किसी को साधन संपत्ति धन रखने का अधिकार है, किसी के पास कोई अधिकार ही नहीं है। तो एक इतनी अजीब सी व्यवस्था, जो जिसे हम कह सकते हैं खड़ी व्यवस्था थी, जो ये खड़ी व्यवस्था थी, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला सिस्टम जो चलता था। लेकिन भारत के संविधान ने उस खड़ी व्यवस्था को पड़ी व्यवस्था में एक पैरेलल, एक समानांतर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया, कि जिसमें हर मनुष्य को उसका मनुष्य होने का एहसास मिले, उसको उसके नागरिक अधिकार मिले, और उसका जो हजारों साल से धन, धरती और ज्ञान के अभाव के कारण समाज का एक जो बहुत बड़ी आबादी, जो बहुसंख्यक हिस्सा पिछड़ गया है, वो एक तरीके का जानवरों से भी बदतर स्थिति में, उसको कैसे राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए, इसका प्रयास हमारा भारत का संविधान करता है। और ये दायित्व उसने सरकारों को सौंपा, और सरकारों से ये उम्मीद करी कि जो 5 साल बाद सरकारें बने, वो आज तक की जो अव्यवस्था रही, कुप्रथाएं रही, उनको ठीक करे, और जो समाज के पिछड़ गए तबके, उनको कुछ मदद करे, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करे, और देश के हर नागरिक को न्याय दे, उसको समानता दे, उसको शिक्षा,
स्वास्थ्य, रोजगार, ऐसे अधिकार मुहैया कराए। ये भारत के संविधान की एक अपेक्षा थी। संविधान निर्माताओं ने, जिसमें खासकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने अपना पूरा स्किल जो उन्होंने हासिल किया था इस संविधान में लगाया और एक उम्मीद करी थी, एक मानवतावादी भारत के निर्माण की जो कल्पना करी थी। लेकिन 75 सालों में जो हमारी सरकारों ने इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं किया, एक काम चलाऊ ढंग से चलती रही और कुछ संविधान को थोड़ा बहुत कुछ लागू हो पाया, ज्यादातर हिस्सा आज तक लागू नहीं हो पाया। और आज स्थिति ये हो गई है, लागू होना तो रहा दूर, हर 5 साल बाद जो सरकार बननी थी उसने ये वचनबद्ध होना था कि हम इसको और लागू करेंगे और जो पिछला, लेकिन आज ये स्थितियां देश में आ गई हैं कि जितना ये 75 सालों में हुआ वो भी सब तहस नहस किया जा रहा है। और जो वो पुरानी वर्णवादी व्यवस्था के जो पोषक लोग थे, जो गैर बराबरी पर, जो अमानवीय व्यवस्था पर आधारित समाज का जो निर्माण चाहते थे जो लोग, वो फिर से भारत को अमानवीय भारत बनाने पर तुले हुए हैं, फिर से ये कल्पना कर रहे हैं। तो उसी का ये चुनाव है। एक तरफ ये लड़ाई चल रही है भाई कि क्या भारत का संविधान का जो मानवतावादी स्वरूप बचेगा, या दूसरी ताकत जो चाह रही हम इसे फिर एक अमानवीय, एक क्रूर, एक अत्याचारी, एक अन्यायी भारत बनाए। ये कौन सा भारत बनेगा? इसी का ये 2024 का चुनाव है, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। मुझे भी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है। मैं पार्टी का यहाँ पर धन्यवाद भी आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि मुझ जैसा साधारण सा व्यक्ति, जिसके पास ना कोई रुपया पैसा है, जहां आप देखते हैं आज लोकसभा प्रत्याशी बनाने में बहुत ज़्यादा रुपया खर्च करने का इन्होंने परंपरा बना दी है, जो पूंजीपति होता है उसे टिकट दिया जाता है। मेरे पास केवल शिक्षा और संघर्ष के अलावा मेरे पास कोई पूंजी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जैसी ये जो एक विचारधारा वाली पार्टी है, उसने मुझे यहाँ पर ये मौका दिया है। मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरे साथी हैं, जो जनता है, जिन्होंने आज तक मुझे 30 सालों से मुझे सहयोग किया है, मैं उन सब का भी आभार प्रकट करता हूँ। इस बार बीजेपी कह रही है हम 400 पार लाएंगे सीटें, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ जी, देखिए, ये बहुत एक सही सवाल आपने किया कि वास्तव में इस समय वही चल रहा है कि मनुवादी बनाम मानवतावादी भारत। जो 75 साल पहले जो भारत का संविधान लागू हुआ है, उस समय से ही ये कवायद शुरू हो गई थी, और हम कहें 1925 से ही ये कवायद स्टार्ट हो गई थी इस देश में कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत कैसा होगा। एक तरफ उस समय कुछ उदारवादी लोग थे जो चाहते थे ऐसा भारत बने जिसमें सबको, जितने भारत के नागरिक हैं उनको न्याय मिले, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। और उसी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में एक आंदोलन उभर रहा था, जिन्होंने उस तबके की जो करोड़ों करोड़ आबादी थी, जो इस देश में, अपने ही देश में, अपनी ही धरती में जानवरों से भी जो बदतर हालत में पहुंचा दिया गया समाज था, उसका भी उन्होंने पक्ष रखा था। उन्होंने कहा इस आजादी का हमारे लिए क्या मायने है, कि वो उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के सामने सवाल भी रखा था, भाई कि आपके चले जाने से हमारा क्या होगा, हम तो आपके गुलामों के भी गुलाम हैं, क्या इस आजादी से हमारे लिए भी कोई फर्क पड़ेगा? तो ये जो एक आंदोलन था, उस आंदोलन को उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लीड किया था। लेकिन उधर दूसरी जो ताकत ने 1925 से कोशिश कर दी थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद हम ये भारत हमें ऐसा बनाना है, जो पुराना हमारा जो जातिवादी था, जो वर्णवादी भारत था, जो छुआछूत पर आधारित था, जो ऊंच नीच पर आधारित था, जो गैर बराबरी और भेदभाव वाला भारत था, उन्होंने उस भारत को बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। और बाद में जैसे ही संविधान लागू हुआ, वो लगातार अपने संगठन का विस्तार करते रहे, अपने पक्ष के लोग तैयार करते रहे, धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बनाया। आज वो लोग सत्ता पर काबिज हो गए हैं। उन्होंने तमाम जो हथकंडे अपनाकर, एक तरफ कांग्रेस का राज चलता रहा, कांग्रेस की आड़ में वो लोग पनपते रहे। कांग्रेस एक तरफ इस देश के लोगों को जताती रही कि भाई हम सबका भला करने वाले, सबका हित देखने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस उनको पनपाती रही। ऐसे जो समाज में अलगाववादी विघटनकारी ताकतों को फलने फूलने और पनपने का मौका भी कांग्रेस ने दिया।
तो कांग्रेस इसमें दोहरा चरित्र अपनाती रही। इस दोहरे चरित्र के कारण एक तरफ लोग इस देश के जो मेहनतकश थे वो कांग्रेस पर भरोसा करते रहे और कांग्रेस में अपना भविष्य देखते रहे, और दूसरी तरफ कांग्रेस ऐसे अलगाववादी ताकतों को पनपाती रही, और आज वो अलगाववादी ताकतों को पनपाते पनपाते वो इतने प्रचंड हो गए हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। आज आप देख सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर बन गई है, इसमें कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े लीडर्स जिन्होंने 50-60 साल कांग्रेस के नाम पर इस देश के मेहनतकशों के वोट से राज किया, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उत्तराखंड में ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा लोग सीधे सीधे जिन्होंने कांग्रेस के नाम पे वोट लिया था वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर आज भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। तो वो इतने प्रचंड हो गए, इतने ताकतवर हो गए कि उन्हें अभी अपने ऊपर इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम ये 24 का चुनाव अपना मीडिया मैनेजमेंट के सहारे, अपने पूंजी के सहारे, अपनी ताकत के सहारे जीत लेंगे। और वो 400 पार भी जो कह रहे हैं वो 400 पार इसीलिए कह रहे हैं कि उनको ये संविधान को बदलने के लिए इतनी ताकत चाहिए, और वो चाहते हैं कि हम इस संविधान को हटाकर दूसरा संविधान यहाँ पर लागू करें, अपना वही गैर बराबरी वाला जो मनुवादी व्यवस्था लागू करें, छुआछूत, जाति भेद, जो विघटनकारी व्यवस्था बनाए, इसलिए वो 400 पार करें। लेकिन दूसरी ओर आपको ये दिखेगा कि एक तरफ जो ये इंडिया गठबंधन का जो नाटक चल रहा है वो नाटक भी बहुत किसी ठोस आइडियोलॉजी पर आधारित नहीं है। वो एक अवसरवादी गठबंधन है। वो सत्ता के लिए अभी भले ही एकजुट हैं, लेकिन उनका कोई ये भरोसा नहीं किया जा सकता है कि कल अगर उन्हें कुछ सीटें भी मिल गई और चुनाव के बाद वो क्या करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कई बार ऐसा हुआ है कि चुनाव जनता ने, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे, मध्य प्रदेश की जनता ने पिछले जो विधानसभा चुनाव में वहां पर कांग्रेस को बहुमत दिया था, लेकिन जैसे ही चुनाव निपटे थे आपने देखा होगा कि कांग्रेस का एक अच्छा धड़ा टूटकर भारतीय जनता पार्टी में चला गया था और सरकार बीजेपी की बनी। ऐसे कई राज्यों में हुआ कि जनता ने मैंडेट कांग्रेस को दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी इस देश को खत्म कर रही है, हमें कांग्रेस को जिताना चाहिए। तो लेकिन कांग्रेस के लीडर्स ने चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके जनता के साथ धोखा दिया। यही उत्तराखंड में भी हुआ। अभी आप देखेंगे यहाँ की जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट से भी 3 विधायकों ने 2022 के चुनाव में, जिन 3 विधायकों को कांग्रेस के यहाँ की जनता ने जिताया था, मैं यहाँ पर नाम लेना ठीक नहीं समझता हूँ, इस लोकसभा के 3 विधायक हैं कांग्रेस के, जिन्होंने बीजेपी के हारे हुए सीएम को सीट ऑफर करी कि भाई आपके लिए हम सीट खाली करने को तैयार हैं। तो मुझे ये इंडिया गठबंधन पर भी कोई बहुत ज्यादा भरोसा नहीं लगता है कि कल की डेट में ये चुनाव तो जनता से जीतेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे। तो ये इस देश की जनता यहाँ पर दोराहे पर तो खड़ी है। तो ऐसे में जनता किस हद तक क्या मैंडेट देती है तो चुनाव परिणाम ही बताएगा, और हम लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये एक प्रयास चल रहा है कि एक आंदोलन ये खड़ा किया जाए। पीपीआईडी जो है, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, ये सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, ये एक आंदोलन है जो बहुत मजबूरी में 2018 में इसको एक राजनीतिक स्वरूप भी दिया गया, क्योंकि जब देखा गया कि देश की राजधानी में देश का संविधान जला दिया गया। 2018 में आप देखेंगे कि देश की राजधानी में संविधान जला दिया गया, और तमाम जो इंडिया गठबंधन कहिए या जो भारतीय जनता पार्टी के जो बाबा साहब की का नाम लेते हैं, ऐसे जो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक जो जिस समय जिनका निर्वाचन भरा जाता है वो संविधान की शपथ लेते हैं, चुनाव जीतने के बाद वो संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान को देश की राजधानी में जला दिया गया तो किसी को इसमें कुछ बुरा नहीं लगा, और उन सब ने इतनी बड़ी घटना को पचा लिया। तो उस समय जो कुछ बुद्धिजीवियों को ये लगा कि ये इस देश का संविधान अब बहुत बड़े एक निशाने पर है, तो एक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। वही एक आंदोलन का नाम पीपीआईडी है। पीपीआईडी कोई एक सिर्फ राजनीति नहीं, ये एक मिशन है, ये एक मूवमेंट है। हम इस मूवमेंट को खड़ा कर रहे हैं, और चुनाव उस मूवमेंट का एक माध्यम होता है कि हर चुनाव में एक चेक किया जाता है कि भाई कितने लोग हमारे इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। हमारी वही प्रक्रिया चल रही है। हम हर चुनाव में भाग ले रहे हैं इस आंदोलन के पक्ष में, संविधानवादी भारत के निर्माण के पक्ष में हम जनमत का निर्माण कर रहे हैं। और हम जनता हमारा कितना साथ देती है या कितना नहीं देती है ये तो जनता पर निर्भर करता है, लेकिन हम लोग अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं, और हम आखिरी सांस तक इस देश की संविधानवादी व्यवस्था को बचाने के लिए,
उसके लिए अपना संघर्ष करेंगे। और ये जनता के हाथ में है कि वो किस तरीके के लोगों को अपना मैंडेट देती है। जो लोग भाई जिनके हाथ में पावर आएगी वो उसके अनुसार काम करेंगे। तो हम लोग भी चुनाव मैदान में हैं, और जो दूसरे लोग हैं जो इस देश को के संवैधानिक व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं, वो अपना वो कर रहे हैं। ये तो भाई सबको भारत का संविधान अपने विचारों को रखने की आजादी देता है। ये जनता के हाथ में है, वो कैसे लोगों को चुनती है, किन लोगों को अपना मैंडेट देती है कि वो उनके कल्पना के अनुरूप उनके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के कल्याण के लिए ऐसा भारत का निर्माण करे। कुल मिला के जो पावर अभी जनता के हाथ में है, ये देखना होगा जनता किस तरीके का जनादेश देती है। अभी आपकी पार्टी जो है नई नई है, अभी 6 साल पूरे हुए हैं उसको, आपके पास कोई बड़ा जन आधार भी नहीं है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको? जी हाँ, देखिए ये बिल्कुल ये एक सवाल उठना लाजमी है, और ये कई हम लोगों को भी ये सवाल उठता है। मैंने जैसा कि अभी आपसे कहा था कि जो पीपीआईडी है ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये एक आंदोलन है। ये एक आंदोलन लगातार ये चल रहा है, और लगभग 50 साल से आपने देखा होगा, जब इस देश में 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद मात्र 6 साल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी पाए थे। 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हो गया था। आपने देखा होगा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक राजनीतिक पार्टी का भी निर्माण किया था। उन्होंने ये जताया था कि भाई इस देश के मेहनत कशों को, शोषितों को, वंचितों को जो मैं वोट का अधिकार देकर जा रहा हूं, उनको इस वोट के अधिकार के दम पर राजनीतिक ताकत भी अपने हाथ में लेनी होगी, और उनको अपनी राजनीति का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि कोई भी दूसरा व्यक्ति, आप कभी भी बिल्ली को दूध की अगर रखवाली सौंपेंगे तो आप ये उम्मीद करेंगे कि बिल्ली दूध की रखवाली करेगी, ये कभी संभव नहीं है। आप कभी भी शेर को रख देंगे, शेर के सामने बकरी रखेंगे और ये सोचेंगे कि शेर बकरी की रक्षा करेगा, हिफाजत करेगा, वो संभव नहीं है। वही भारत की सामाजिक व्यवस्था में भी है। इसमें जो एक शोषक जातियां हैं, जो अपने से जो वर्णवादी व्यवस्था में निचले क्रम पर रखे गए वर्ग हैं या तबके हैं, उनके शोषण पर जिंदा हैं। वो खुद कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इन जो वर्णवादी व्यवस्था में जो नीचे जिन तबकों को रखा गया, उनका शोषण करके वो फलते फूलते हैं। अब आप अगर उन शोषणकारी तबकों से ये उम्मीद करेंगे कि वो आपका भला करेंगे, आपको न्याय देंगे, आपको शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान देंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, इस देश के शोषितों, वंचितों को मैं शिक्षा का अधिकार देकर जा रहा हूं, मैं उनको मताधिकार का अधिकार देके जा रहा हूं। इस अधिकार के सहारे वो अपनी राजनीति का निर्माण करें, राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लें। वो इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश का राजपाट उनको लेना चाहिए, और उनका बड़ा एक पुराना गौरवमय इतिहास है। आप देख सकते हैं सम्राट अशोक के समय तक कैसा भारत था, बुद्धमय भारत था, पूरी दुनिया भारत का आकर्षण का केंद्र भारत था। लेकिन आज भारत कैसा बन गया? तो लेकिन क्या हुआ, डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद कांग्रेस ने, अन्य तमाम जो उस समय के जो ये लोग थे सारे, इन्होंने जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को जो बाबा साहब स्थापित करके गए थे, उसे टुकड़े टुकड़े में विभक्त कर दिया और उस आंदोलन को समाप्त कर दिया। उसके बाद इस देश के मेहनत कशों का वोट कांग्रेस लेती आई, और कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को एक तरीके से उनके पूरी विचारधारा को नेस्तनाबूद करके दफन कर दिया था। सन 1973-78 में जब कुछ बुद्धिजीवियों ने जागे हैं, उन्होंने देखा कि भाई इतनी बड़ी विरासत को खत्म कर दिया गया और भारत के संविधान के निर्माता को भारत रत्न नहीं दिया गया, अन्य कई लोगों को जो जीते जी भारत रत्न दे दिया गया। तो जब यह आंदोलन खड़ा हुआ, तब 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न मिला। तो वही आंदोलन का नाम पीपीआईडी है। इस आंदोलन ने खड़ा होने की कोशिश करी है, बीच में कुछ खड़ा हुआ, लेकिन फिर उस आंदोलन को भी कुचल दिया गया, और बाद में वो राजनीतिक भी सत्ता जो थी वो भटक गई अपने उद्देश्यों से। तो 2018 में इस जरूरत को समझ के पीपीआईडी का गठन किया गया है। तो पीपीआईडी का एक एक कार्यकर्ता, जो एक एक पदाधिकारी है, उसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम ये सत्ता परिवर्तन कर दें, कि हम इनकी सत्ता पलट के अपने हाथ में, बल्कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में हम कितना जीतेंगे, कितना नहीं जीतेंगे, कितनी सीटें लाएंगे, ये जनता के हाथ में। लेकिन हम इस मूवमेंट को लोगों को समझा रहे हैं,
और हम ये देख रहे हैं कि मनुवाद बनाम मानवतावाद की जो लड़ाई है उसका पक्ष में कितने लोग खड़े हैं। मनुवादी व्यवस्था होगी तो सबसे ज्यादा अत्याचार इस देश में स्त्रियों के साथ होना है। पुराना आप देख सकते हैं क्या होता था मनुवादी व्यवस्था में, जिंदा जला दिया जाता था स्त्री को। क्या स्त्री के पास राइट्स थे? एक स्त्री का पढ़ने का सपना भी नहीं देख सकती थी। उसका जीवन किस तरीके, वही जो मेहनत कश थे, मूल निवासी जो तबके थे, उनकी क्या जिंदगी थी। तो मनुवादी व्यवस्था आएगी तो बहुसंख्यक भारत का सर्वनाश होना है, उन्होंने बर्बाद तबाह हो जाना है, उनका धन धरती ज्ञान सब छिन जाना है। मानवतावादी व्यवस्था आएगी तो उस सबको ये हम समझा रहे हैं। अब देखना यह है कि इसको कितने लोग समझ पाते हैं, कितना हमारा साथ देते हैं। लेकिन यह है कि हम इस आंदोलन का निर्माण कर रहे हैं। ये 24 में क्या होगा, कैसे परिणाम आएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हमारा आंदोलन जो आज हजारों कार्यकर्ता देश भर में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में खड़े हो रहे हैं, ये आखिरी सांस तक हमारा एक तरीके का स्वतंत्रता संग्राम है। और इस स्वतंत्रता की संग्राम की लड़ाई को, इस स्वतंत्रता संग्राम को हम अपने आखिरी सांस तक लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ेगी। पीपीआईडी का, इस आंदोलन का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा। और जो एक ये लोग जो सपना देख रहे हैं कि हम इस भारत को फिर से वो भारत बना देंगे, ये हम पूरा नहीं होने देंगे। जिस तरीके से कभी यहां से अंग्रेजों को भगाया गया, उसी तरीके से अगर इस देश को अमानवीय भारत बनाने की कोशिश करी गई तो यह आंदोलन खड़ा हो रहा है। यह आंदोलन कल ऐसी ताकतों को भी इस देश से निकाल कर बाहर फेंकेगा। इसी आंदोलन का नाम पीपीआईडी है। पीपीआईडी का सिर्फ इतना एक ये मात्र उद्देश्य नहीं है कि ये चुनाव जीत जाए। हम ये चुनाव अगर नहीं जीत पाए तो हम सब कुछ हार जाएंगे, नहीं। हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम इस भारत को अमानवीय भारत नहीं बनने देंगे। इस आंदोलन का नाम पीपीआईडी है। पीपीआईडी सिर्फ राजनीति नहीं, ये एक मिशन है। और ये मिशन के लिए, इस मूवमेंट का एक एक कार्यकर्ता, इस सामाजिक न्याय के आंदोलन का कार्यकर्ता तैयार है। हाँ, अगर जनता हमारे साथ खड़े होकर हमें राजनीतिक ताकत दे के संसद तक पहुंचाती है तो और ये काम आसान हो जाएगा। और अगर जनता हमें नहीं भी पहुंचाती है तो भी हम इस लड़ाई को रोकने वाले नहीं हैं। और अपनी आखिरी सांस तक हम इसे लड़ेंगे और भारत को किसी भी कीमत पर फिर से वो अंधेरे में हम नहीं धकेलने देंगे। ये हम लोगों का अपना यकीन है, विश्वास है। धन्यवाद प्रमोद जी हमारे चैनल में आने के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। जी जी, धन्यवाद। आपका चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर से पीपीआईडी के हमारे जो नेशनल लीडरशिप है, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जो पिछले 30 सालों में मैं इस क्षेत्र में, मैं अपने छात्र जीवन से मैंने लगातार जो एक काम किया है, मैं मुद्दों के लिए लड़ा हूं। मैंने तमाम जो राजनीतिक, कई मुझे प्रस्ताव थे, ऑफर थे, मैं जो प्रचलित जो सफल राजनीतिक पार्टियां थी उनमें भी जा सकता था, उनमें भी रह सकता था और अपना कुछ न कुछ लाभ का पद लेके कुछ लाभ के अवसर ले सकता था। लेकिन मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा है। मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ही अपना आदर्श मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि मेरे जन्मदाता मेरे माता पिता हैं, लेकिन मेरे जीवनदाता डॉक्टर अंबेडकर हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो एक मानवतावादी भारत के निर्माण की परिकल्पना करी थी, उसी आंदोलन का मैं एक छोटा सा सिपाही हूं। और ये मेरे अंदर समझ आ गई थी, तो मैंने अपना 30 साल का जो जीवन है वो इस दिशा में लगाया है। जो मैं 20 साल की उम्र में मैं इस आंदोलन में पहुंच गया था और आज तक मैं लगातार इस आंदोलन पर खड़ा हूं। इस दौरान मुझे बहुत सारे मेरे साथियों ने, सहयोगियों ने मुझे समय समय पर, मैं कुछ भी नहीं था मेरे पास, लेकिन उन्होंने मुझे सहयोग किया है। मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं कि मैं कम से कम उनके सहयोग की बदौलत खड़ा रहा। उन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया, उन्होंने मुझे हारने नहीं दिया, कमजोर नहीं पड़ने दिया, और ये विचारधारा ने मुझे कमजोर नहीं पड़ने दिया। तो जिसके सहारे आज कम से कम मैं एक लोकसभा, नहीं तो लोकसभा के टिकट कैसे मिलते हैं ये आप सब लोग जानते हैं। या तो इसमें चापलूसी करनी पड़ती है, या चाटुकारिता, या आपके पास पैसा चाहिए, या बहुत बड़ा जन सैलाब चाहिए। मेरे पास न धन बल, न जन बल, न बाहुबल, कोई बल नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे यह दिया। तो ये सब उन्हीं साथियों, कार्यकर्ताओं का सहयोग का परिणाम है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व का भी, और आपका चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। धन्यवाद प्रमोद जी।